मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये क्या है बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन को मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट है डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, उसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द टॉपिक्स, यानी कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे कि चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से जनरली टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ब्रांच है, कहीं न कहीं इस तरह की क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी रिलेटेड ब्रांच जो है, यानी इससे रिलेटेड जो ब्रांच है उसके बारे में भी हमको डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत यानी जिसके अंदर हम रेस्ट चार्ज और उनसे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक है, मैं बोर्ड पे लिखता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक is the branch of physics, is the branch of physics in which we study about rest charge and their effects, ठीक है। यस, तो बच्चों लोग ध्यान दो इधर। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ये डेफिनेशन लिख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है। यानी कि हम इस ब्रांच के अंदर एक्चुअल में रेस्ट चार्ज यानी कि स्थिर आवेश, यानी कि चार्ज जो होगा वो रेस्ट कंडीशन में होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और रेस्ट चार्ज जो है उससे बहुत सारे इफेक्ट्स एक्चुअल में क्रिएट होते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जनरली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम सेकेंड टॉपिक पर आते हैं, वो है कि हम इस ब्रांच में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बात क्या है, रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज जो है वो कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसके बारे में बता रहा हूं, और इन इफेक्ट्स को ही हम एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो रेस्ट चार्ज जो है वो सबसे पहले फर्स्ट, रेस्ट चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मींस हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और थर्ड है, देखो, फर्स्ट है रेस्ट चार्ज जो होता है वो अपने चारों ओर एक्चुअल में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर होता क्या है बच्चों, रेस्ट चार्ज जो होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में या रेस्ट चार्ज के कारण एक्चुअल में पॉइंट्स पर पोटेंशियल भी होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है बच्चों कि अगर 2 या 2 से ज्यादा चार्ज होते हैं तो उसको अपन एक चार्ज का सिस्टम बोलते हैं, और चार्ज का जो सिस्टम होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। क्या भी होती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जनरली हम डिस्कस करेंगे। और मैं थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो कूलॉम्स लॉ भी आएगा, ठीक है। कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, फिर चार्ज को पढ़ते पढ़ते कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर कूलॉम्स लॉ के बाद पढ़ेंगे हम एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे गाउस लॉ वगैरह है, ठीक है। तो ये आएंगे। तो मेनली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे,
और नेक्स्ट हम एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है देखो, अब बच्चों बात क्या है कि यहाँ पर अभी हमने एक चीज डिस्कस करी, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज एंड देयर इफेक्ट, यानी कि रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और उससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों बात क्या है एक्चुअल में कि क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम एक्चुअल में रेस्ट चार्ज के बारे में यहाँ पढ़ेंगे तो सर एक्चुअल में जैसे हमने करंट का नाम सुन रखा है, यानी करंट क्या होती है? रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज नोन एज करंट, यानी कि वहां पर चार्ज फ्लो होता है, मीन्स एक्चुअल में चार्ज जब मूवेबल होगा तो मूवेबल चार्ज जो है उसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो हम रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो मूवेबल चार्ज के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? तो मूवेबल चार्ज के बारे में हमको पढ़ने के कहाँ पढ़ेंगे सर? यहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे कि बीएससी में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे उसके बारे में बताता हूँ। तो मूवेबल चार्ज जो होता है, ठीक है, मूवेबल चार्ज जो होता है, ठीक है, उसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करते हैं। कहां करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है ये भी हम क्लास 12 में ही पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम यहाँ पर कक्षा 12 में यानी क्लास 12 के अंदर जनरली जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये भी कक्षा 12 में ही पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम EMI, शॉर्ट में लिख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC। ये चारों चैप्टर्स जो हैं बच्चों, ये चारों चैप्टर्स में एक्चुअल में चार्ज मूवेबल होता है, और इस मूवेबल चार्ज जो होता है वो भी अपने एक इफेक्ट क्रिएट करता है, उनके बारे में हम यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम आ जाते हैं वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला टॉपिक है हमारा चार्ज। पहला टॉपिक है चार्ज। ठीक, हाँ बच्चों, तो हम आज एक्चुअल में अब इंट्रोडक्शन के बाद हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चार्ज क्या है बच्चों? मैटर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, यानी कि चार्ज क्या है बच्चों? मैटर की ही एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण उस मैटर में इस तरह की क्वालिटी डेवलप हो जाती है, एक एक्स्ट्रा क्वालिटी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण वो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेता है। मीन्स एक्चुअल में अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसमें ये क्वालिटी नहीं होती है कि वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर ले, लेकिन अगर कोई बॉडी, अगर कोई मैटर अगर एक्चुअल में चार्ज है तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी पैदा हो जाती है, जिसके कारण वह अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेता है। ठीक है, आगे बात में, तो चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जिससे उस मैटर में ये क्वालिटी, एक एक्स्ट्रा क्वालिटी डेवलप हो जाएगी चार्ज के कारण। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी पैदा नहीं होगी, लेकिन अगर कोई बॉडी चार्ज है तो उसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण वो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेता है। चलो ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूं आपको। जैसे यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ए, ये चार्ज है +Q, और यहां पर मैंने वैसा का वैसा ही दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, लेकिन ये न्यूट्रल है। क्या है बच्चों? न्यूट्रल। ठीक है, तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट ए है, इस ऑब्जेक्ट ए में तो एक क्वालिटी है जिसके कारण, यानी ये चार्ज है जिसके कारण इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, परंतु एक्चुअल में ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अराउंड कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। ये जो मैंने फील्ड बनाया है, इस तरह से फील्ड बनाना सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी रेंज जो होती है वो चार्ज के अराउंड
अप टू इन्फिनिटी तक होती है। कहां तक होती है? अप टू इन्फिनिटी। तो मैंने इसको बाउंड्री में कैद कर दिया, मींस एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस बाउंड्री तक है। ये गलत है, ये केवल मैंने समझाने के लिए बताया था, आपको नजर आएगा कुछ है यहाँ सर फील्ड डेवलप हो गया, ठीक है। तो कोई भी चार्ज बॉडी जो होती है वो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है तो उस केस के अंदर वह, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। क्लियर? अब बच्चों हम आगे बात करते हैं। देखो अब बच्चों बात क्या है कि जैसे हमने कहा कि एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो चार्ज है तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और रेस्ट चार्ज है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर अगर एक्चुअल में चार्ज मूवेबल हो, ठीक है, तो वो और क्या क्या कर सकता है? तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। देख यहां पर लिख दिया मैंने रेस्ट चार्ज। तो ये क्या करता है बच्चों? रेस्ट चार्ज अगर है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर बच्चों चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी मूवेबल है, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवेबल है, यानी उसकी जो स्पीड है ना तो वो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो ऐसी स्थिति में एक्चुअल में जो मूवेबल चार्ज है वो दो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। कब? जब चार्ज एक्चुअल में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवेबल होता है। क्लियर? अब बच्चों बात क्या है, अपन नेक्स्ट थोड़ा नीचे चला जाएगा, इसकी एक कंडीशन और होती है, इसलिए इसको वहां ऊपर बना देता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि चार्ज बॉडी, यानी कि चार्ज, जैसे ये चार्ज बॉडी, ये भी चार्ज भी थी, सब चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ये चार्ज बॉडी और ये किसी एक्सेलरेशन के साथ मूवेबल हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या हो बच्चों? कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, मींस एक्चुअल में ये जो चार्ज बॉडी है ये एक्सेलरेट हो रही है या डी एक्सेलरेट हो रही है, या तो एक्सेलरेट हो या डी एक्सेलरेट हो, तो उस केस के अंदर क्या होता है बच्चों, उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों बात क्या है, फर्स्ट अगर एक्चुअल में कोई चार्ज बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूवेबल है तो उस केस के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और बच्चों वो अपनी जो एनर्जी है, क्या, और वो जो अपनी एनर्जी है, चूंकि अगर वो एक्सेलरेट है, ध्यान दो यहां पर, ठीक है, अगर ये चार्ज बॉडी एक्सेलरेट है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोर्स लगा, फोर्स लगे बिना एक्सेलरेशन नहीं आता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो क्लास 11 के अंदर। तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट पर एक्चुअल में एक फोर्स लगा तभी तो ये एक्सेलरेट हो रही है। अब बच्चों बात क्या है कि अगर ये एक्सेलरेट है मींस इसके ऊपर फोर्स लगा है, तो उस केस में इसके पास क्या होगा बच्चों, एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि फोर्स ने वर्क किया होगा। तो वो जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, ठीक है। देखो अब बच्चों बात क्या है कि जैसे आप केमिस्ट्री में देखते हैं, आपने ऐसा सुन भी रखा है, ठीक है, क्योंकि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 के अंदर पढ़ा है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एटम है उस एटम का टोटल जो मास है वो सेंटर में सेंट्रोइड होता है, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, वहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर एक्चुअल में
नाभिक के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है कि नहीं है, तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये रिवॉल्व हो रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं मैकेनिक्स के हिसाब से, क्लास 11 में हमने मैकेनिक्स पढ़ी यानी सर्कुलर मोशन पढ़ा, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है तो वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होती है। कैसी मोशन होती है, एक्सेलरेटेड मोशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो उस केस के अंदर ये, ठीक है, अपनी जो एनर्जी है उसको इस तरह से रिवॉल्व होते हुए अपनी एनर्जी को EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में रेडिएट करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने धीरे धीरे पढ़ा भी होगा कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी एक्चुअल में फिनिश हो जानी चाहिए और फिनिश होकर वो एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा भी है एटम के अंदर, ठीक है। फिर उसका सॉल्यूशन बोहर ने दिया। बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक स्पेशल ऑर्बिट्स में एक्चुअल में रिवॉल्व होते हैं, जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो n इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी, mvr इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि ये जो स्पेशल ऑर्बिट्स होती हैं जिनके लिए हम बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है। ये जो स्पेशल ऑर्बिट्स होती हैं, इन स्पेशल ऑर्बिट्स में क्या होता है जिससे कि एक्चुअल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी जो है उसको कांस्टेंट रखता है और रेडिएट नहीं होता। क्योंकि अगर यहाँ पर एनर्जी रेडिएट होती तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाती है और एक्चुअल में वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाता। तो बोहर ने बोला कि ये स्पेशल ऑर्बिट्स होती है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π के इक्वल होता है। इन स्पेशल ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा तो एक्चुअल में क्या होता है कि उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो बच्चों ये एक्चुअल में बोहर जो ये कंसेप्ट लेके आया, ये कंसेप्ट लाया था एक्चुअल में स्टेशनरी वेव्स। आपने क्लास 11 के अंदर एक स्टेशनरी वेव्स पढ़ी हैं। स्टेशनरी वेव्स तो होता क्या है बच्चों, ये वो ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा आती है तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक एक वेव की फॉर्म में वेव की तरह बिहेव करता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से, थोड़ा सा मैं फिगर में बना के बनाता हूं, स्टेशनरी वेव्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से स्टेशनरी वेव्स की फॉर्म में होता है और स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं, ठीक है, उनकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसलिए एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होने पर भी एक्चुअल में अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, ठीक है। तो बच्चों बात समझ में आ गई तुम्हारे, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं चार्ज की डेफिनेशन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं यूनिट, चार्ज की यूनिट। बच्चों चार्ज की जो यूनिट्स हैं वो मेनली 3 यूनिट्स। फर्स्ट, SI सिस्टम के अंदर चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। CGS सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है ESU, या इसको हम स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। यहाँ कूलाम को मैं CB से लिख रहा हूँ, स्टेट को मैं ST से लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसकी एक बहुत ही ओल्ड और पुरानी यूनिट होती है, ओल्ड यूनिट, लेकिन ये बहुत ज्यादा, ठीक है, फेमस थी, और ये यूनिट होती है बच्चों EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यहाँ लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। अब बच्चों यहां पर ये 3, ठीक है, यूनिट्स होती हैं किसकी, चार्ज की, कूलाम, ESU,
इसको स्टेट कूलम भी बोलते हैं, और EMU, ये EMU जो है इसको एब्सोल्यूट कूलम भी बोला जाता है। ABCD लिख रहा हूं मैं, ABCD का मतलब एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये 3 यूनिट्स होती हैं, और इन 3 यूनिट्स जो होती हैं उनकी बीच में रिलेशंस भी होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में एक्सेस में ये जो रिलेशन है ये बहुत ज्यादा काम में आता है। और वो रिलेशन क्या होता है बच्चों, 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ ESU, या स्टेट कूलम इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/10 EMU, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमने रिलेशन लिखा है ये रिलेशन किस तरह से काम में आएगा, ठीक है। देखो, जैसे आपसे कोई पूछे कि 2 EMU बराबर, एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई पूछता है कि 2 EMU इज इक्वल टू क्या होता है, 2 EMU इज इक्वल टू कितने कूलम होते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, एक कूलम जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/10 EMU के। तो ये 10 को इधर ले जाओ तो ये कितना हो गया, 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम। तो 2 EMU इज इक्वल टू कितना हुआ, 2 × 10 इज इक्वल टू 20 कूलम, क्लियर, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि 2 EMU इज इक्वल टू कितने ESU होते हैं, क्या पूछ रहा है, EMU, 2 EMU इज इक्वल टू कितने ESU होते हैं। तो आप क्या करोगे, 1 EMU बराबर ESU निकालना है तो इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो देखो 2 × कितना हुआ बताओ, 30 × 10⁻⁹ क्यों हुआ 30, क्योंकि ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा कि नहीं, 30 × 10⁻⁹। तो इसको किससे कितने EMU हुए, 1 EMU बराबर कितना होता है, 30 × 10⁻⁹। तो 2 EMU बराबर कितना होगा, 2 × 30 × 10⁻⁹, ठीक है। क्या होंगे बच्चों ये ES, किसमें कन्वर्ट किया अपन ने, ES, ठीक है, यानी कि स्टेट कूलम में कन्वर्ट किया। तो आज के लिए बहुत, बाकी अब कल आपको